राष्ट्रगान है, सबको अच्छा लगता है, सबको जोश आता है। बिल्कुल सही। मैं जब राष्ट्रगान बजता तो मैं सामान्य नहीं रह पाता। अरे पता नहीं ऐसे कुछ क्या रोंगटे रोमांच, रोंगटे खड़े होते हैं। जब से 70 75 74 से मैंने कहा ना शुरुआत की, तो 80 तक आते आते ये था कि भाई आप आज बनारस में है तो कल मिर्जापुर में है तो कल कहीं है, तो वो जो सिलसिला था वो टूट गया। तो आज जो भारत में 4 डिब्बे चल रहे हैं जनरल के हर ट्रेन में, वो आकाशवाणी मेरी नहीं, आकाशवाणी दिल्ली की देन है। आप कई सारे आप चैनल्स पे रहे, कई सारे स्टेट्स में रहे, खुशी का एक जो सबसे बड़ा जगह जो रही है, स्टेशन जो रहा, वो कौन सा है? मैं याद करता हूँ कि पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा था वो, उसमें बड़े से बड़े अफसर भी थे, आम लोग भी थे, सब तरह के लोग थे। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। लेकिन होता ये है कि मैं जैसे अमेरिका में हूँ और कोई ऑनलाइन प्रोग्राम है उसमें कोई जुड़ा, अरे मैंने तो आपकी वो फला वाली कमेंट्री सुनी थी, तो वो ऐसे कोई मिल जाता है क्यों ना। मैंने खोज के कोई रोहतक में मिला, कोई कहीं मिला, कोई बीकानेर मिला, कहीं मैं मीटिंग में गया हूँ, कहीं नॉर्थ ईस्ट गया, कहीं गया, तो जहाँ जो मिला कि इसके भीतर टैलेंट है जो मेरी पावर में था। जी जी। ऑन जो कमेंट्री ब्रॉडकास्ट होती है वो तो मेरी डायरेक्टरेट के पावर में है, वो मेरे पावर में नहीं। तो अब मैं तो उसमें अगर पूरे भारत से चीज़ें मंगाई, रिकॉर्डिंग मंगाई है, और रिकॉर्डिंग तो आपके पास हो गई 20 घंटे की, प्रोग्राम बनना है सिर्फ 25 मिनट का, राइट। तो आप तराश के चीज़ें निकालते हो, करते हो। मैं खुद ही एडिट करता, मैंने कभी सहारा किसी का साथ लिया नहीं। भाई भगवान राम अयोध्या में कमेंट्री देने जाता था, 1 घंटे की कमेंट्री, होता कुछ नहीं। मॉरिशस में तो आप ये देखो कि मैं किसी ने बड़े प्यार से बुलाया, हम चले भी गए, हमारे पास समय था, हम चले गए, मैं और मेरी श्रीमती जी कवित्री ममता किरण, वो भी आमंत्रित थी, तो हम दोनों ही गए थे। तो स्वागत आपका हमारे इस शो के अंदर जिसका नाम है मनीष आजाद रेडियो वाला शो। सीजन नंबर 7 की शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक नया सीजन है, तो नए सीजन के अंदर जोश भी नया होना चाहिए। अब नया उसके अंदर, और आप क्या कर सकते हैं, ये करेंगे आपके आने वाले मेहमान कौन होंगे, इसके बारे में हम अगर कुछ कहेंगे तो कहेगा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, लेकिन अगर वो खुद अपने आप में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज जो यहाँ पर मेहमान हमारे पास स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, वो कहते हैं अगर हम उनके बारे में कुछ बताएं तो सूरज को रोशनी दिखाने जैसे के समान होगा। लेकिन जब तक आपको नाम पता चले तो आप कहेंगे अरे हाँ, हम भी इनके फ़ैन हैं। फ़ैन होने के साथ साथ मैं आपको बताऊं, ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे गुरुजी रहे, क्योंकि मैं आकाशवाणी के माध्यम से उनके साथ जुड़ा, कई सालों तक उनसे काम सीखा और सीखकर आज यहाँ पहुँचा हूँ। ये आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी हमारे साथ में हैं। तो मैं गुरुजी कहूँ, कवि कहूँ, उप महानिदेशक कहूँ या क्या कहूँ, ये हम उनकी ज़ुबानी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे शो के अंदर। बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बहुत बहुत आभार। और गुरुजी आप मानते हो, ये आपकी भावना है। सब मित्रवत हैं, सब दोस्त हैं, मित्र हैं सारे। मतलब अब आकाशवाणी में भी मैंने जीवन में मैंने अपने आप को अफसर नहीं माना, कभी भी ब्रॉडकास्टर माना, और जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है वो सब अपने मित्र हैं सब। जी जी। तो गुरुजी ब्रॉडकास्टिंग है, चलिए वो तो सारी बात हम ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, क्योंकि ये आपका बड़प्पन है कि आप लोगों को इस तरह से देखते हैं। लेकिन जब नाम है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, आपको घर में क्या कहकर बुलाते हैं? वो पत्नी क्या कह के बुलाती तो नहीं बताऊंगा। और घर में शुरू में वही सब था, जैसे बचपन में तो वही सब चुन्नू मुन्नू टाइप ही नाम होते थे। आपका क्या नाम था गुरुजी? ऐसे ही कुछ था यार, अब तो याद नहीं। मैम का आपने बता दिया कि मैम का बताओगे, वो थोड़ा सा वो सीक्रेट रख दिया आपने। लेकिन दोस्त लोग सर आपको क्या कहते हैं? नहीं, दोस्त मेरे सब लक्ष्मी हो, तो वो सब बस लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नाम ही चला। हाँ जी जी। लेकिन सर आकाशवाणी में आपका जो नाम रहा वो वाजपेयी सर के नाम से फेमस वो नेचुरली जी जी जी, वाजपेयी जी, वाजपेयी सर, यही सब चलता। तो सर आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, आप क्या चाहते हैं, आपको किस नाम से संबोधित किया जाए? तुम्हारा एक कवि, या फिर आपको कहा जाए कि जो आपका जो उपनाम है, या उस नाम से, या उप महानिदेशक? अरे उप महानिदेशक हो गया, वो रोजी रोटी थी मेरी, तो भूल जाओ उसको। तो बाकी जो आप मर्जी आपकी। तो चलिए, वो कहते हैं ना शुरुआत देखिए हर किसी गले में, लेकिन आज भी एक सीक्रेट मन में है कि भाई घर के अंदर मैम क्या बुलाती हैं, ये बात आज तक नहीं पता चली है। आने वाले समय के अंदर किसी को पता लग जाए तो हमें भी बताइएगा, क्योंकि हम भी आगे इसको देखेंगे कि मैम किस नाम से पुकारती हैं। सर आपका जो कॉलेज का समय रहा, आप विद्यार्थी रहे साइंस बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड का होने के साथ साथ में फिर आप कवि की तरफ रुख हो गया आपका। जब आप कवि की तरफ आपका रुख हो गया, आपने कविता लिखी हैं,
आपने बच्चों पर लिखा है, आपने छंद लिखे हैं, आपने नाटक लिखे हैं, आपने रुबाइयाँ लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है। तो फिर ये इस तरफ रुझान गुरुजी कैसे हो गया आपका? नहीं देखो, बात ये है ना कि अब साइंस तो हमारे दोनों बड़े भाई भी साइंस में थे। दुनिया ने साइंस ने दुनिया को बदला हुआ था, तो एक उत्सुकता भी थी। जब ये मौका आया कि हम आर्ट साइंस कॉमर्स में क्या चुने, तो जाहिर मैंने साइंस चुना। तो वो एक रास्ता अपनी तरह से चलता गया और मुझे मिल गई नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप भारत सरकार की तरफ से। ओह। तो अब एक बंधन हो गया कि एमएससी तक या जहाँ भी जाना है तो साइंस ही रहना है। हाँ। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन कविता बिल्कुल अलग चीज़ है। आप देखिए कि जितने बड़े से बड़े साहित्यकार, बड़े से बड़े संगीतकार, बड़े से बड़े थिएटर, सिनेमा जहाँ भी हैं, आपको साइंस वाले ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा। जी जी। तो वो अच्छा, वो कविता का संबंध तो आप जो मैं बचपन से बहुत बेहद भावुक, आज भी उतना ही हूँ। कहीं कोई खबर मिल जाए तो दिन भर के लिए मेरा काम हो गया। फिर वो वही खबर घूमती है, वो इतनी संवेदनशीलता वो बनाता है ईश्वर किसी को इस तरह से कुछ। और आज मैं महसूस करता हूँ इतने उसके बाद कि मैं जैसे कविता कोई पढ़ता था, अपने टेक्स्ट बुक में कहीं पढ़ ली, अखबार में पढ़ ली, तो वो किस तरह मुझे प्रभावित करती थी। जब पहली दफ़ा मैंने वो कहीं पढ़ा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मैं पता नहीं कितनी देर तक इसको सोचता रहा, रोमांचित होता रहा। एक पंक्ति तो अब मैं अच्छा, राष्ट्रगान है, सबको अच्छा लगता है, सबको जोश आता है। बिल्कुल सही। मैं जब राष्ट्रगान बजता तो मैं सामान्य नहीं रह पाता। मतलब पता नहीं ऐसे कुछ क्या रोंगटे रोमांच, रोंगटे खड़े होते हैं। तो वही वाली बात, तो ईश्वर ने कुछ उस तरह की संवेदनशीलता मुझे दी थी, भावुकता दी थी। और एक वातावरण, मेरे साथ पीढ़ी में कहीं कोई कवि नहीं हुआ उस तरह से। जी जी। लेकिन ये कि मेरी माँ भी उतनी ही संवेदनशील, और वो जो रामचरितमानस का पाठ, ये सब उनको सब कुछ उस ज़माने में, आप सोचिए किस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ। और वो मैथिली शरण गुप्त की कविताएं से लेकर के उस तरह का उनको भी बहुत सारा ये सब याद था। और वो मैं उनके साथ बैठता था शाम को, जब वो बेला होती है, वो जब सूर्य डूबने वाली, तो वो नियमित रूप से बैठती तो मैं साथ बैठता था, और वो एक अलौकिक सा वातावरण बनता था। और वहीं से उस तरह से कोई कविता जो है फूटी। तो कविता अपने रास्ते चलती रही और विज्ञान का सिलसिला अपनी तरफ से चलता रहा। लेकिन गुरुजी, जब विज्ञान का सिलसिला एक तरफ, हाँ। कविता एक तरफ, लेकिन शुरुआत में जिस तरह से अभी हमने राष्ट्रगान की बात करी, उसमें जोश है, लेकिन शुरुआती आपकी कविताओं के अंदर व्यंग ज़्यादा था। नहीं देखो, एक फ़र्क ये है जो मुझे बताने में कोई हिचक नहीं होती है। देखिए, वो उम्र ऐसी होती है ना, जब आप कविता लिखना शुरू करते हो, हर जी। कोई किशोरावस्था की बात जैसे हम कर रहे हैं, मैंने कक्षा 9 की बात, मैंने 14 साल की रही होगी उम्र, 13-14 साल की। जी। तो मेरी पहली कविता तो हिंदी पर थी, हाँ। क्योंकि हिंदी को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा विशाल आंदोलन था, और विद्यार्थी ज़्यादा उसमें सक्रिय थे। तो और मैं हिंदी प्रेमी शुरू से था, बिल्कुल सही। है ना। तो क्योंकि वो उम्र ऐसी है कि हर कोई, मेरे ख्याल से 99% कवि है किसी भाषा के हो, वो प्रेम कविता से शुरू करते हैं। बिल्कुल सही सर, मैंने प्रेम रस। प्रेम कविता से नहीं शुरू किया, मैंने हिंदी से शुरू किया। यानी समाज के प्रति जो है, जो एक कवि का दायित्व है, मेरी शुरुआत ही वहीं से हुई है। ये खास बात है। लेकिन गुरुजी, जब आपने व्यंग लिखा, आपने गद्य लिखे, कविताएं लिखी, सब कुछ आपने लिखा, लेकिन पुरस्कार आपको हिंदी अकादमी ने जो दिया वो बाल कविताओं पर दिया। हाँ। तो बालों के मतलब आज भी वो मतलब मन में वो बचपन, या वो बालों की व्यवस्था, या उस समय के विचार बच्चों के आज भी मन में है ऐसे? नहीं देखिए, बाल है क्या कि बाल कविता या बाल साहित्य एक दौर होते हैं तरह तरह के। तो हुआ ये कि मैं बच्चों का कार्यक्रम देखता था आकाशवाणी, मैंने 3 साल करीब देखा। बच्चे, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था, बच्चे, मैं कहीं निकल जाऊं तो बच्चे टोक टोक के रोक के मतलब बिल्कुल वो सही। सेल्फी वेल्फी का ज़माना तो नहीं था, लेकिन बच्चे रोक, मतलब मैं कहीं स्कूटर से निकल रहा हूँ कहीं पे, अब वो चीख रहा बच्चा, और वो तो मैं रोक रोक के, कोई मतलब मैं पीछे बैठा हूँ तो उसको रुकवा के बच्चे से, तो ये हालत थी। तो खैर, तो एक राष्ट्रीय अखबार में एक परिचर्चा निकली बाल साहित्य को लेकर। बाल साहित्य को लेकर। तो उसमें मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए, वो व्यक्त किए बच्चों के कार्यक्रम देने के नाते। ओके। उसमें बड़े बड़े बाल साहित्यकार भी थे। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, यार बड़ी बड़ी बातें की तुमने कि हिंदी में अच्छी बाल साहित्य नहीं, बाल कविता नहीं, तुम क्या कर रहे हो? सही है। तो फिर मैंने बाल कविताएं लिखी, वो खूब छपी, और फिर तो संपादक लोग मांगने लग गए। फिर तो मतलब एक सिलसिला निकल आया। अब वो संयोग था कि उस समय मेरा संग्रह आया, तो मैंने किसी मेरे पब्लिशर ने वहाँ जमा कर दिया। जी।
बाल साहित्य सम्मान मिल गया। वो एक एक धारा थी। सम्मान पुरस्कार मैंने कभी जीवन में नहीं अप्लाई किया, मतलब कभी उस तरह से। और पब्लिशर या हमारे वो जो चाहने वाले उन्होंने कुछ किया तो किया, वो अलग बात है। तो एक संयोग था कि वो मिल गया। जी जी जी। तो मतलब गुरुजी अगर देखा जाए तो जो कविता का एक कवि का जो एक सिलसिला रहा, वो जो आपका सफ़र रहा, वो कॉलेज के समय से पहले से शुरू हुआ, कॉलेज के साथ साथ चला, फिर कॉलेज चलते चलते तो फिर ये नौकरी, मतलब जो पैक्स वाली नौकरी थी, क्योंकि आपने जो शुरुआत करी, जहाँ तक मुझे पूरा ये ज्ञान है कि आपने पैक्स के रूप में शुरुआत करी थी, और आपने मुझे बताया था कि ग्वालियर आपका पहला स्टेशन रहा। बराबर। तो उसके बाद जैसे अलग अलग जगह पे रहे, तो वहाँ पर भी कविता चलती रही? नहीं, कविता देखो ऐसा हुआ कि 1974 में कहीं छपना शुरू हो गया था, कादम्बनी में, इसमें उसमें किसी अखबार, ये सब चलता रहा। फिर लेकिन जो विधिवत लेखन एक तरह से 1974 से ही शुरू हुआ। और कवि गोष्ठी, ये सब का कवि सम्मेलन, छोटे मोटे कवि सम्मेलन का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो धीरे धीरे 70 जब आपातकाल लगा, वो एक बड़ा परिवर्तनकारी दौर था जिसमें दुष्यंत कुमार की गज़लें आई थी पूरे सारिका में। और उसने मुझे एक रास्ता दिखाया कि ये भाई, और वो भी फिजिक्स के कारण मुझे लगा कि भाई आप 2 पंक्तियों में एक शेर के माध्यम से बड़ी बात कह सकते हो। और गज़ल में एक सुविधा ये भी है कि देखिए उसमें जितने सारे शेर हैं, एक शेर में आप में प्रेम की बात करें, एक में अध्यात्म की, एक में दर्शन की, एक में राजनीति की, एक में समाज की, वगैरह वगैरह। तो मुझे एक वो रास्ता मिला, तो फिर मैं उसमें गज़ल में आ गया। 76 की बात है। इस तरह से मतलब ये चलता रहा सिलसिला। फिर कवि सम्मेलन का सिलसिला जुड़ गया, और अब ग्वालियर में भी था तो फिर वो। लेकिन हाँ, एक फ़र्क ये आया कि जो पहले आप सोचिए 80 मैंने ज्वाइन किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव यूपीएससी के ज़रिए से, गेस्टेड ऑफिसर था पोस्ट थी, तो जाहिर है वहाँ से सिलसिला मेरा शुरू हुआ। तो जब से 74 से मैंने कहा ना शुरुआत की, तो 80 तक आते आते ये था कि भाई आप आज बनारस में है तो कल मिर्ज़ापुर में है तो कल कहीं है, तो वो जो सिलसिला था वो टूट गया। और मैं आया गया आकाशवाणी में, और आकाशवाणी में भी आया तो उस नौकरी करने नहीं आया था। अच्छा, नौकरी करने नहीं आया था। मेरा ये था कि भाई एक माध्यम है, मेरे पास मीडिया है, मैं मतलब देश बदल दूंगा। नहीं, देश बदल दूंगा। अच्छा। समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। मतलब मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, दहेज खत्म। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई तो वो जाति प्रथा जो भी, मतलब एक दिमाग में ये फितूर कहिए, पागलपन कहिए, जो कहना चाहे, मूर्खता कहिए, जोश कहेंगे सर। लेकिन देखिए उसका एक गंभीर पक्ष ये भी है कि कम से कम कई दर्जन सक्सेस स्टोरीज मेरे साथ जुड़ी हैं। कई दर्जन, उसमें कुछ राष्ट्रीय स्तर की हैं। उदाहरण दूं तो आज जो भारत में 4 डिब्बे चल रहे हैं जनरल के हर ट्रेन में, वो आकाशवाणी, मेरी नहीं, आकाशवाणी दिल्ली की देन है। आप तो रहे हैं, वो जो रेल मंत्री आए थे और हमारा जनमंच कार्यक्रम होता था, हम पूरा बहुत पॉपुलर रहा। हाँ बहुत जी, और सारे लोगों को बुलाते थे, जितने उसमें स्टूडियो में 50-60 लोग आते थे, मंत्री जी आते थे, पूरे देश से समस्याएं मंगाते थे। ठीक है, उसी में वो घोषणा करके गए थे, और न्यूज़ में रात में फिर आया भी था। तो ये चल रहा है। ये एक उदाहरण है। पान मसाले पे कोई कानून ही नहीं था। बिल्कुल सही बात। तो वो हमारा नेशनल चैनल पे जब मैं था तो हमारी डॉक्यूमेंट्री थी जिसकी वजह से ये कानून बना। बच्चे, ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, नन्हे मुन्ने बच्चों की जो शिक्षा है, कहीं भी अपना 50 वो बच्चे जो है ना, वो जो मतलब वो इस तरह होना ही नहीं चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन तो वर्जित है। 4-4 साल के बच्चों को बिठा दे, तो गैरेज में खोल दिया, कहीं खोल दिया, कुछ लगना तो है नहीं, रॉ मटेरियल तो लगना नहीं। बिल्कुल सही। तो वो जो मैंने प्रोग्राम बनाया, उड़ने दो परिंदों को, उस पर फिर यशपाल कमेटी बनाई भारत सरकार ने। तो ये तो बड़े छुटपुट उदाहरण है। कहाँ जहाँ भी मैं रहा, उस शहर में क्या हो सकता है, उस प्रदेश में क्या हो सकता है। मैं अल्मोड़ा पोस्टेड था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पहाड़ की। जब आप जाते हो, चीज़ों का अध्ययन करते हो और अपने मीडिया को नौकरी की बजाय एक मिशन की तरह इस्तेमाल करते हो, तो चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं, नया रूप ले लेती हैं। तो इस तरह से तो मैं, ये जो मेरे दिमाग का एक जुनून था, वो तो अपनी जगह पर है। वो तो नहीं, दुनिया बदलना, समाज बदलना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप एक, चूँकि आपके पास एक मंच है, तो आज कितने जो मुझे संतोष मिलता है, जितने बड़े से बड़े साहित्यकार आज की तारीख सिनेमा में है, कुछ लोग थिएटर में है, कुछ लोग कुछ संगीत में है, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ शुरुआत की उन्होंने। और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, लेकिन प्रतिभा है किसी में। आप प्रतिभा को सही समय पे सही मंच दे दें, थोड़ा मार्गदर्शन दे दें,
तो रास्ता आसान हो हो जाता जाएगा। है। बिल्कुल ये नहीं सही कि मैंने प्रतिभा थोड़ी उसके अंदर भर दी। बिल्कुल सही बात। लेकिन आज बहुत सारे लोग, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज हैं, स्टार हैं, मेरे से ज़्यादा मतलब वो अच्छा लगता है कि आपके जिसको आपने सिखाया है, बताया है, मार्गदर्शन दिया, वो आपका स्टार बनाए तो खुशी होती है अब मन में खुशी होती है। हाँ, तो मुझे तो ये सिलसिला रहा। तो बस वो इस नाते ये फ़र्क है कि जब मेरे पास कोई प्रस्ताव आया कि भाई मैं उर्दू से बशीर बदर साहब को, सिर्फ 2 ही लोग होंगे कार्यक्रम में, उर्दू से मैं बशीर बदर साहब को बुला रहा हूँ और हिंदी में आप चले आइए। कहाँ चले आइए? पता चला वो गोरखपुर पे आप आ जाइएगा तो फिर हम लोग की गाड़ी फला जगह आपको वहाँ पे ले जाएगी। अब ऑफिस छोड़ के ये मैंने गवारा नहीं किया, तो मैंने बहुत छोड़े हैं, बहुत सारे कवि सम्मेलन छोड़, करता ऐसे ही रहा। कोई छुट्टी उट्टी का दिन है, कुछ है दिल्ली में है या कहीं आसपास है, मेरठ में, जो भी है, मतलब ऐसा कोई साधन उस तरह रहा कि हमारा काम डिस्टर्ब नहीं ना हो, ही हो। तो मैं करता हूँ। छुट्टी तो आप जानते हो मैंने कभी जीवन में ली कभी ही नहीं, नहीं कभी की। कभी ली नहीं, सिवाय मतलब माता पिता की मृत्यु वगैरह छोड़ दो तो मतलब आकाशवाणी के कारण गुरुजी हुआ ये कि मतलब थोड़ी पाबंदियां जरूर लगी, क्योंकि आप एक कुर्सी पर थे और आप एक पद पर। वो मैंने ही लगाई। हाँ। आप सोचो, मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था और मैंने कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाया हमें कठुआ स्टेशन पे, हमारा पैक्स ही नहीं था उसमें शामिल हुए। वो ही नहीं आया। बाद में कहा नहीं नहीं सर वो थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर लूँ अपना आप ही। तो मतलब क्या कि जो जुनून होता है आपका, मतलब एक डेडिकेशन होता है, तो वो उस तरह का था मेरे अंदर। मुझे कभी उस तरह का कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि किसी दिन तबीयत ख़राब है, मतलब मैं हर्निया का मेरा ऑपरेशन हुआ, जी। अब उसने बताया 1 महीने का रेस्ट, हाँ। मैंने 2 दिन तो घर पे फाइल वाइल मंगाई होंगी, हाँ। तीसरे दिन मैं हाजिर था वहाँ वापस पे। आओगे। तो मतलब अपना ठीक है। एक दफ़े क्या हुआ, तुम्हें सुन के हंसी आएगी, मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं हॉस्पिटल गया। अब उसने ये टेस्ट वहाँ पे, ये टेस्ट वहाँ पे, कोई 5-6 टेस्ट लिख दिया है। हाँ। मैं अस्पताल से बाहर निकला, जोक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। हाँ। अस्पताल से बाहर निकला, मैंने ऑटो पकड़ा, सीधे नेशनल चैनल नेहरू स्टेडियम पहुंचा। हाँ। वो 6 टेस्ट, आज कितने साल हो गए, 15 साल वो हो आज गए, तक रुके हुए हैं। तो मैं कभी कराए नहीं। मैंने कहा अरे अब छोड़ो सब ये सब, और भाई अपने काम में इन्वॉल्व हो गए, सब पता नहीं जो हुआ सब ठीक ठाक हो गया। गुरुजी खुशी की बात आपने अभी कही कि बाप के द्वारा जिनका आपने मार्गदर्शन किया है, आज बड़ी खुशी होती है कि कहीं से कहीं कहा लोग आप कई सारे आप चैनल्स पे रहें, कई सारे स्टेट्स में रहें। खुशी का एक जो सबसे बड़ा जगह जो रही या स्टेशन जो रहा वो कौन सा है गुरुजी? अल्मोड़ा की बात करें, ग्वालियर है, बीकानेर है, कठुआ रहा, आप जम्मू कश्मीर रहे आप। बीकानेर जो है ना, जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो घर वाले बहुत परेशान थे। धारणाएं होती हैं, अब राजस्थान है तो वहाँ तो पानी नहीं होगा, ऐसा वो तो ये पता नहीं कैसे धारणाएं बन जाती, सब लोग बड़े परेशान थे। बीकानेर मेरा स्वर्णिम पीरियड था जिस दिन मेरा ट्रांसफ़र हुआ। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ करीब 100-150 लोग, मतलब प्लेटफॉर्म पूरा भरा पड़ा था, बाप रे, पता नहीं क्या हो रहा है सच में। हालांकि वहाँ ट्रेडिशन है कि कोई विदाई होती, कुछ होते, लोग जाते हैं, 10 जाते हैं, 20 जाते हैं, पता जिसके जितना आपसे सर्किल हुआ, वो वहाँ की ट्रेडिशन, वो तो अलग बात। लेकिन मैं याद करता हूँ कि पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा था, उसमें बड़े से बड़े अफसर भी थे, आम लोग भी थे, सब तरह के लोग थे। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। मैं सर मैं मानता हूँ इससे बड़ी उपलब्धि कोई है ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े सम्मान जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो सम्मान है मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु जी यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जब आप आकाशवाणी में भी आ गए, अब आकाशवाणी में आप पैक्स भी हो गए, कई सारे स्टेशन आपने देख लिए, लेकिन 26 जनवरी 15 अगस्त या आप इसको कहें कि कोई भी नेशनल कार्यक्रम, तो सबसे पहले लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का नाम क्यों? नहीं, अब हुआ ये कि देखो हर चीज़ संयोग से होती है जी। मतलब जब मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं कमेंटेटर बनूंगा। क्योंकि गुरुजी आज आप लगभग 150 से ज्यादा आप कभी नहीं, नेशनल वही प्रोग्राम कर अगर चुके हैं। अभी इधर देखिए क्या हुआ, इस दौर में कमेंट्री का पैटर्न बदल गया। पहले कमेंट्री कब होती थी, जब कोई बहुत बड़ा नेशनल इवेंट हो, बिल्कुल सही है, 75 बिल्कुल सही साल हो, 50 साल हो, ये हो। अब वो कमेंट्री बहुत होने लग गई, वरना पहले मेरा ही रिकॉर्ड था अब तो शायद तोड़ दिया हो किसी नहीं ने, नहीं, तोड़ किसी ने दिया नहीं तोड़ा हो गुरुजी। आज भी सब तोड़ ये दिया। कहते हैं कि आंखों देखा हाल अगर किसी ने बयां किया है तो वो वाजपेयी सर ने किया। तो हुआ ये कि अब मुझे एक बात देखिए कि जब मैं 80 में जब ज्वाइन किया था और मेरी ट्रेनिंग हुई थी और उसमें वो बहुत बड़े कमेंटेटर आए थे लेक्चर देने, तो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे मतलब कहा था अच्छा कुछ ऐसे ऐसे बताओ, मतलब कि कमेंट्री के लेक्चर के बाद मैंने बोला था आप सोचिए कि मैं जब इत्तफाकन वो मैं भी निकल रहा था कहीं से और वो भी कहीं से लेक्चर देने के बाद, वो गए नहीं थे, 1-1.5 घंटे की बात के होते, उन्होंने मुझे टोका, फिर मुझे कांग्रेचुलेट किया। वो इतनी बड़ी हस्ती, मतलब वो जो है वो उनको जो कहा मैं तो उन्होंने मुझे स्पेशली टोका, तब मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कमेंट्री कर सकता हूँ।
ठीक है, तो बीच कहीं रहे होंगे। तो मेरी वो करुणा श्रीवास्तव जी थी, मेरी बॉस जो थी, तो वो नेशनल चैनल से दिल्ली आ गई। तो उन्होंने फिर जो वो कमेंट्री होती है ना, स्पॉट कमेंट्री, जी जी जी। उसमें मुझे कहीं बुलाया। अच्छा। फिर वो सिलसिला फिर वो अच्छी भली रही होगी। वहाँ तो फ़ायदा ये मिलता है कि आप कमेंट्री करते तो तालियां मिलती हैं हज़ारों बिल्कुल लोगों सही की है, बिल्कुल सही साथ के साथ। तो वो कमेंट्री ठीक ठाक रही होगी, तो फिर मैं करने लग गया। उसमें भी ये था कि स्टाफ को मौका नहीं देते थे, हाँ। मौका बाहर वाले को ही देते थे। हमें मौका तब मिलता था कोई नहीं आ पा रहा, कुछ नहीं हो रहा, दे देते थे। ओह। ये स्थिति पहले थी, पर फिर भी जहाँ जहाँ मौका मिला करते गए, फिर धीरे धीरे ये सिलसिला बन गया। तो फिर बन गया, और जो भी हुआ वो सब सबके सामने है। वो कमेंट्री का ये है कि कोई ना कोई, अच्छा अब कमेंट्री आप बोल के चले आए, कहाँ सुनी, किसने बिल्कुल सही है, सुनी, कहाँ बिल्कुल सही सुनी। है। लेकिन होता ये है कि मैं जैसे अमेरिका में हूँ और कोई ऑनलाइन प्रोग्राम है, उसमें कोई जुड़ा, हम्म, अरे मैंने तो वो आपकी वो फला वाली कमेंट्री सुनी थी। सुनी तो थी। वो ऐसे कोई मिल जाता है, बहुत लोग मिल जाते हैं, अरे मैंने तो आपको वहाँ सुना है। कोई वो को मिल, जैसे आपने बुलाया जी पॉडकास्ट में, किसी ने बुलाया, जी। अरे मेरे तो पिताजी आपके बड़े फैन थे, वो 26 जनवरी की कमेंट्री सुनते बिल्कुल थे। सही है। तो इस तरह का कुछ होता है, ईश्वर की कृपा थी, बस वो हो गया। तो गुरुजी इसको कहेंगे कि जो स्पॉट कमेंट्री की शुरुआत, क्योंकि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आपके साथ, क्योंकि मैं आपके साथ 2010 में 2012 में जी स्पॉट कमेंट्री के रूप में मैं जुड़ा रहा। जी जी। और मतलब आपने भी शुरुआत स्पॉट कमेंट्री के रूप में करी। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्पॉट कमेंट्री में करने के बाद आज हम देखते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि पहले बाहर वालों को बहुत मौका मिलता था, तो आपके आने के बाद आकाशवाणी के जो हम कैजुअल प्रेजेंटर्स हुए, इनको मौका फिर दिलवाने की कोशिश की। मैंने सुनिए, ये मैं बड़े फक्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूँ। जब मीटिंग जी होती है डायरेक्टरेट में, जी। और हर हफ्ते होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें सारा जो भी था दिल्ली स्टेशन के प्रोग्राम, और क्या डिस्कशन होना है, सारा जी वही वही जी। वही वही। तो मेरे ऊपर था कि देखिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मेरे स्टाफ में ही, हाँ ये पिछले उसमें भी उसने इंटरव्यू किया था, बहुत बड़ी हस्ती का, हाँ। और ये इस बार भी ऐसा क्यों हो रहा। मैंने कहा भाई क्या करे, प्रोग्राम बुरा था, प्रोग्राम अच्छा था कि नहीं, आप बताइए। हाँ या ना, क्या सही उसने बात। पैसे मिल गए उसको, बिल्कुल क्या बिल्कुल मिल गया। बिल्कुल। अगर उसके अंदर टैलेंट तो हम क्यों ना, मैंने खोज खोज के, कोई रोहतक में मिला, कोई कहीं मिला, कोई बीकानेर मिला, कहीं मैं मीटिंग में गया हूँ, कहीं नॉर्थ ईस्ट गया, कहीं गया, तो जहाँ जो मिला कि इसके भीतर टैलेंट है जो मेरी पावर में जी था। जी जी। ऑन जो कमेंट्री ब्रॉडकास्ट होती है वो तो बड़ी डायरेक्टरेट के पावर में है, वो मेरे पावर में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये स्पॉट की कमेंट्री मेरे पावर में थी। जी। वो मैंने खोज खोज के लोगों को बुलाया, दूर दूर से बुलाया है। तो ये क्यों ना करे भाई, जिसके अंदर, और यही मेरे भीतर रहा ईश्वर ने कि मुझे एक मौका जैसे ईश्वर ने मुझे दिया है। जी तो मैं तो शायद ही कभी घर गया हूँ शाम को ऑफिस से छूटने के बाद। बिल्कुल सही बात है। मतलब वो 99% तो कहीं शाम मेरी हमेशा किसी कल्चरल प्रोग्राम में, साहित्यिक कार्यक्रम में, बिल्कुल, वगैरह बिल्कुल। वगैरह में, ताकि आपको टैलेंट मिलता है। मिलता है, बिल्कुल सही बात है। कहीं स्टेज पे मैंने बच्ची को देखा मतलब अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे वहाँ भी किया, स्टूडियो 1 में आप देखिए बिल्कुल, हर बिल्कुल, बहुत एक कार्यक्रम। दर्जन कार्यक्रम तो मैं करता ही था हर महीने। बिल्कुल। और हैबिटेट सेंटर में एक मेजर प्रोग्राम होता ही था, और 3 प्रोग्राम होते थे हैबिटेट में। तो इत्तेफाकन नेशनल चैनल का चार्ज मेरे पास था, तो वहाँ एक उनको उनकी तरफ से हो गया, एक आकाशवाणी दिल्ली से हो गया, एक आदब कहता मैं इधर-उधर हो। ESD वाले कर मिला, लें या हाँ। कमर्शियल विविध भारती कर ले। तो वो 3 प्रोग्राम उन्होंने हमारे साथ कह रहे कि आप 3 प्रोग्राम करिए, जी सारा कुछ उनका हैबिटेट सेंटर का, मेरे सिर्फ अरेंज करना मेरा काम। अब उसमें ये हुआ, देखिए मज़े की बात, कि मैं जैसे स्टूडियो 1 में एक बच्चों का प्रोग्राम किया, रेगुलरली किया, जब 14 नवंबर के सिलसिले में। भाई साहब वो 5 साल का बच्चा हारमोनियम में, उसका चेहरा छुप रहा है जब बजा रहा। अब मैं उसको बजाते सुना तो मतलब एक होता ना कि आप बहुत भावुक हो जाते हैं। जब उन्हें उसको अवार्ड दिए तब भी मैं इतना ही भावुक हो गया था जब अवार्ड दिया। लेकिन आगे चल के वो इंडियन आइडल का स्टार बना। तो वो ये जो खुशी मिलती है आपको, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बस यही मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो भाई हम सुनने वाले सभी लोगों को बताना चाहेंगे, मैं खासकर हमारे आकाशवाणी के जितने भी हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं, जो कैजुअल प्रेजेंटर्स हैं, तो अगर आपको लगता है कि जब आप स्पॉट कमेंट्री करने के लिए जाते हैं, तो आप देख लीजिए कि स्पॉट कमेंट्री की जिस तरह से आपने शुरुआत करी है, आप भी जाते हैं। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जो आज इतना बड़ा नाम है, वो खुद यानी कि गुरुजी ने भी वहाँ से शुरुआत करी। और जब आपको अगर आज ये मौके मिलते हैं तो ये देन गुरुजी की रही है। और गुरुजी इसके लिए मैं तो सब मतलब आपको दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपके कारण आज कई सारे ऐसे प्रेजेंटर्स हैं जो सच में अपने आप को गर्व से कहते हैं कि भाई हम भी 26 जनवरी की परेड का स्पॉट कमेंट्री का हिस्सा रहे हैं। क्योंकि प्रतिभा की बात है, जब तक आप किसी को खोजेंगे नहीं तब तक वो निकलेगी नहीं। और खोजते खोजते गुरुजी निकल गए। अच्छा गुरुजी, लगभग आप शायद मुझे ऐसा लगा आपने कोई ऐसा नेशनल प्रोग्राम ना ही किया हो,
चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो। हाँ हाँ, मतलब देखिए, अगर धार्मिक उस पे जाएं तो भगवान राम का जन्म अयोध्या में जी कई साल किया, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कई जी। साल की, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा से भी वृंदावन से भी जी। वो कई बार हुआ। तो ये तो धार्मिक हो जैसे हो गए, हाँ। या जैसे बहुतों का जो है अंतिम जो वो होता है अंतिम यात्रा, जी। तो मदर टेरेसा की जो अंतिम यात्रा थी ओह। उसको मैं अपनी सबसे चुनौती भरी और सबसे महत्वपूर्ण कमेंट्री मानता हूँ। पसंदीदा है मतलब। हाँ, नहीं नहीं, वो वाकई इतना ऐसा माहौल था, तो हर आदमी, और वो अ, और इतनी ही चैलेंजिंग थी जब कलाम साहब की अंतिम है उनका, मैंने वो भी किया जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण उसकी किया, बात तो वो करेंगे भी किया। बाद में हम। हाँ, तो वो भी किया था मैंने। तो वो जो है ना, वो जैसे कमेंट्री थी, तो वो भी क्योंकि शायद वो, मुझे खबर लगी कि शायद बीबीसी ने वही कमेंट्री ले ली थी, ओह। तो ऐसा मुझे किसी ने बताया था, वो बताया। कितना सही गलत जो भी हो। तो ये है कि वो मतलब बेहद चैलेंजिंग थी, और बहुत उसमें तो बड़े मतलब आज बहुत तरह तरह के अनुभव हुए थे, वो जी। तो एक अलग बात है। जी जी जी। गुरुजी, आज जैसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जो मतलब आज आप देखेंगे पत्रकारिता के माध्यम से कई सारे जो विद्यार्थी हैं वो शायद अपना करियर इसमें बनाना चाहते होंगे। हम आकाशवाणी के कई सारे लोग हैं। नेशनल चैनल पर कमेंट्री करना और एक नेशनल चैनल पर प्रोग्राम करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क तो है। बिल्कुल। जी जी। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए गुरुजी उस समय के कमेंट्री में और नेशनल प्रोग्राम के अंदर? नहीं देखो, नेशनल प्रोग्राम में तो कुछ नहीं, उसका तो कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो भाई उसका आपको फॉर्मेट है। सुविधा है, रिकॉर्डिंग होगी, फिर आप दोबारा रिकॉर्ड करा लो, एडिटिंग हो जाएगी, जी सादे साधन है। जी और एडिटिंग थोड़ी बहुत नहीं, जैसे मैं कोई अगर फीचर बनाता रहा आखिरी टाइम तक, मैंने कहा मैं क्लर्क नहीं बनूंगा, प्रोग्राम बनाता रहूँगा, चाहे जी कुछ भी बन जाऊँ। जी जी, सही है। तो अब मैं तो उसमें अगर पूरे भारत से चीज़ें मंगाई, रिकॉर्डिंग मंगाई है, और रिकॉर्डिंग तो आपके पास हो गई 20 घंटे की, जी। प्रोग्राम बनना है सिर्फ 25 मिनट 25 का, मिनट का। राइट। तो आप तराश तराश के चीज़ें निकालते हो, करते हो। मैं खुद ही एडिट करता, मैंने कभी सहारा किसी का साथ लिया नहीं। ओह। तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। जब आप कमेंट्री करते हो तो पूरी दुनिया आपको सुन रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। तो वहाँ ये तो है नहीं कि आप वो फेडर बंद करके और चालू कर दोगे, सही बात। दोबारा, तो वहाँ तो आप जो बोलोगे पूरी दुनिया में पहुँच जाएगा, और ज़रा सा एक शब्द गलत हो जाए जी, तो लेने के देने पड़ जाए। बिल्कुल सही बात। मैंने किया 300 वर्ष खालसा पंथ के, गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु खालसा। गोविंद सिंह जी, हाँ। अब उसमें भारत के राष्ट्रपति भी, भारत के प्रधानमंत्री में, ऐसा रेयर ओकेजन होता है। और भाई सिख धर्म का सारा मामला है। जी, अब कमेंट्री दे रहे हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, सुखविंदर सिंह तो बोल नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही तो बात है। पूरा सिख धर्म मैंने पढ़ा कि कहीं कोई एक शब्द की गलती नहीं हो जाए। हाँ और एक्सपर्ट बैठे थे एक मेरे साथ, वैसे ही उन्होंने कर्टसी में बिठाया था, वो प्रोफेसर थे, विद्वान थे। वैसे ही कोई मैं कंसल्ट करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, तो उसके लिए ठीक है। मजे की बात है कि वहाँ कोई भाषण देने आए सज्जन, होता ही है, जैसे उतना बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, बिल्कुल, फंक्शन मंच था, है, सही 3 बात घंटे का फंक्शन था। अब मैंने उनसे कहा भाई ये तो सब गलत सलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये? तो बोले अरे उनको बोलने दीजिए, मतलब। तो अब वो जो उसमें माइक से वहाँ बोल रहा है सभा में, सब सुनाई वो सिख धर्म को लेकर कुछ गलत, उसके बाद सूचनाएं गलत थी और गलत चीज़ें बता रहा था वो। तो ये मतलब कमेंट्री की वो बता रहा हूँ कि आपको कितना अच्छा, कैसे कैसे मेरे साथ अनुभव हुए जब आप कमेंट्री देते हो। जी। अब चैलेंज ये पड़ता है कि भाई आपने आकाशवाणी तो घोषणा होगी कि 5 बजे से कमेंट्री शुरू होगी, बिल्कुल सही। शुरू होगी तो शुरू होगी। जी। वो कहते थे नहीं आए साहब, ठीक है। और प्रोग्राम तो वो शुरू नहीं हो पाया, गोवा में यही हुआ। आधे घंटे बाद भाई साहब प्रोग्राम शुरू हुआ, क्योंकि मुख्य अतिथि का विमान कुछ लेट हो गया, जो भी हो गया। हाँ। कमेंट्री तो चलती रही, कमेंट्री तो आप बंद नहीं कर सकते। मैच में बारिश हो जाए और आपको पता लगे 3 घंटे, तो आपको अच्छा फिर मिलते हैं। यहाँ नहीं होता है, नॉन स्पोर्ट्स कमेंट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ना होता है। फिर आपको वो बोलना तो कमेंट्री तो चलती रहेगी, हाँ। चलती रहेगी। तो भैया हम आधे घंटे तक गोवा फिल्म फेस्टिवल पे बताते रहे, क्या बताओ, वहाँ कुछ हो तो रहा नहीं है। जी, जी। तो आप क्या करोगे? आप तो आप फिल्म फेस्टिवल की हिस्ट्री, दुनिया भर की, गोवा की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें बताते रहोगे। यहाँ पे जो अब ये परवेज मुशर्रफ आया था, जी। 5-10 मिनट की कमेंट्री होनी थी मात्र, ठीक है। और एक कमेंट्री बाहर होनी थी, जहाँ वो इसमें आया था अपने, वो जहाँ पैतृक कहीं घर वर पे जो आया था, बचपन जो गुजरा था जी, जहाँ जी। पे, तो बाहर से किसी कमेंट्री होनी थी, वो फिर अंदर होनी थी। अंदर छोटा सा एक 10-15 मिनट का फंक्शन होगा, उसको कुछ गिफ्ट देनी थी जिसने उसकी परवरिश की थी। हाँ हाँ हाँ। और आप सोचो कि वो केबल कोई कट गया, मुझे खबर मिली कि बाहर वाली कमेंट्री तो हो ही नहीं पाएगी, हाँ। और आप ही को करनी। अब ठीक है, मान लिया भाई साहब, वो उनको घेर लिया पत्रकारों ने, फिर उन्होंने ड्रेस बदली, क्या हुआ, जो कमेंट्री शुरू होनी थी वो आए 20-25 मिनट बाद। ओह। तो आप ये सोचो, और वहाँ पर
कमेंट्री के 26 जनवरी में तो बड़े आप आराम से बैठ जाते हो, सब कुछ सुविधाएं, सब कुछ है। और यहाँ तो वो एक रस्सी उन्होंने बांध दी उसी हवेली में जरा से बरामदे में, और कोई इधर से धक्का दे रहा, कोई इधर चैनल वाला, कोई उधर वाला, कोई इंग्लिश कमेंटेटर, हम सब कुछ हम ही करना है। 50 मिनट यार सोचो, मतलब मैं खुद ही हैरान होता हूँ। आप 50 मिनट तक यूं ही बोलते रहे क्या? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी में नहीं, वो जो एक छोटा सा एक वहाँ लगा रखे थे, चित्र वित्र लगा रखे थे, तो भारत पाकिस्तान के संबंध, पुरानी दिल्ली, ये लेकर 50 मिनट करीब के, तब वो आए सज्जन, वो 25 मिनट, तो 45-50 मिनट यूं ही लगातार बोलता रहा मैं तो। वो तो ऐसे, मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चैलेंज आते हैं उसमें, क्योंकि लाइव जा रहा है। कहीं कोई आप ये नहीं कि आप ठहर के और आपने खांस लिए और फेडर फिर ऑन कर दिया, वो संभव नहीं है। तो आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए पूरा सा। अब राम कंटेंट आपके पास पूरा, भाई भगवान राम अयोध्या में कमेंट्री देने जाता था, 1 घंटे की कमेंट्री, होता कुछ नहीं, खाली वो जब जैसे 11:30 से शुरू हुई, 12 बजा भगवान राम का जन्म, एक गन फायर होता था, बंदूक चली, धाए, तो मतलब उससे एक द्वार खुल गया, वहाँ कोई 4-5 मिनट पर्दा खुल गया, 4-5 मिनट के कोई अनुष्ठान हुए, पर्दा बंद, बात खत्म। हुआ तो आंखों देखा हाल, आंखों देखने के लिए वहाँ उस तरह कोई हो ही नहीं रहा। लेकिन आप पूरी राम कथा है, सब है, अयोध्या है, वगैरह वगैरह, तो ऐसे करना पड़ता। तो ये जो है 26 जनवरी की कमेंट्री एक अपवाद है, जहाँ बड़े से बड़ा 30 मार खा आ जाए, इतना कुछ होता है कि आप बता ही नहीं सकते हो। सही बात है गुरुजी, इतना होता है ना कि कभी टुकड़ी निकल रही, कितने उसको वो मिले, कितने पुरस्कार मिले, तो वो सब जब वही बता, कितना आप स्पीड में सब बताते जाते तो इतना कुछ है कि लगातार 3 घंटे बोलते रहो तो वो शायद आप उतना ना बता पाओ। लेकिन बहुत जगह ऐसी कमेंट्री होती है जहाँ कोई आंखों देखने के लिए कुछ होता ही नहीं है, पर आंखों देख हाल सुनाना पड़ता है आपको। वो थोड़ा सा मतलब तैयारी बहुत चाहिए, बहुत। मैं इससे पहले कि हम थोड़ा विदेश की बातें करें, लेकिन उससे पहले जाते जाते की चीज़ है कि जिस तरह से, मतलब शायद अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ भी कीजिएगा, शायद मैं कुछ, अगर आप कुछ ऐसी कमेंट्री कर रहे हैं जहाँ लोग आपको सुन रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया 50 मिनट आपने परवेज़ मुशर्रफ जी के लिए कहा आपने, मैं अगर ये बोलूँ कि अगर बाई चांस की बात उस दौरान अगर कुछ गलती हो जाए, तो क्या आपको स्वयं को एक वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ मैंने कुछ गलत किया, क्या उससे बचना चाहिए? नहीं, अगर तो कोई हमारे अब जब 26 जनवरी में किसी मित्र ने कुछ बोल दिया तो इशारे में कोई दाएं बाएं से करके, बजाय इसके कि वो कर दिया, मतलब चलो कि भाई सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो बहुत उस तरह से। तो लेकिन कई दफ़े गलती हो जाए तो उसको सुधार लेना चाहिए, रिग्रेट करने में कोई बुराई नहीं। कोई गलत चीज़ आपके नाम से जाए और आपको पता चल जाए तो वो न सुधारें तो वो ठीक नहीं है, वो तो होना चाहिए। गुरुजी, आप देश की धरती पर शायद भारत में कोई ऐसा स्थान रहा हो, लेकिन विदेश में मुझे लगता है कि आप आधा विश्व पूरा घूम चुके हैं कविताओं के पाठ के लिए। जी। तो क्या जो वहाँ की जनता है, वो हिंदी की जनता किस तरह से आपको प्रेम देती? यहाँ से कोई 100 गुना बेहतर आपको श्रोता मिलते हैं। अच्छा जी, उसकी वजह बताता हूँ जी। क्योंकि प्रवासी भारतीय होते हैं जी, उनके लिए हिंदी उनकी पहचान है जी, उनकी अस्मिता है, उनका सम्मान है जी। वहाँ बड़े से बड़े लोग आपको आके बैठते हैं, सुनते हैं। अच्छा, उदाहरण दूँ आपको जी। ट्रिनिडाड गया, जब मैं तो 6 बजे का कार्यक्रम था, तो हम और एक कवित्री, हम लोग तो 6 बजे ही पहुँचे, सीधा स्टेज पहुँचे। हॉल पूरा, सभागार पूरा भरा हुआ, खचाखच भरा। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ 1.5 घंटे के बाद करीब, और वो आए भारत के हाई कमिश्नर वोट ऑफ थैंक्स देने, तब पता लगा कि उस देश के 2 कैबिनेट मिनिस्टर सबसे आगे बैठे थे। आप पहचान नहीं सकते कि कैबिनेट मिनिस्टर, कोई तामझाम नहीं, कोई तमाशा नहीं। वो पहले से, हमसे पहले से बैठे थे, हमारे भारत के अंदर है। हाँ, पहले से बैठे थे और बैठे थे आखिरी तक। ठीक है, चलिए एक बात ये हुई, वहाँ की कमिश्नर भारतीय मूल की थी, खुद हिंदी नहीं नहीं पाती। अच्छा। उसने कहा ये मेरी ज़िंदगी का पहला, कोई होगी 50 साल, 45-50 के बीच की होगी, बोले मेरी ज़िंदगी का पहला मौका है जब इस तरह से। अब वो पूरे उसके कमिश्नर थे, पूरी सारी लॉ एंड ऑर्डर सारी जिम्मेदारी उसकी, बहुत सबसे बड़ी अफसर वहाँ की। तो बोले मैं 1.5 घंटे यहाँ बैठी रही हूँ सिर्फ हिंदी सुनने के लालच में। सोचिए, एक बात ये, बाहर निकले और जैसे होता है सब एक दूसरे को बधाई, आपकी कविता अच्छी है, वो अच्छा, वो जो भी है। एक भद्र महिला थी, तो मुझे लगा ये प्रोफेसर होंगी, मतलब बड़ी संभ्रांत महिला। तो मैंने पूछा आप प्रोफेसर हैं यहाँ पे? बोले नहीं, मैं वो लक्ष्मी मित्तल है ना,
तो वो स्टील वाले, तो मैं यहाँ मेरी स्टील की फैक्ट्रियाँ हैं, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। ओह, ये आप भारत में कल्पना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यही हमने सब जगह देखा, जहाँ भी देखा, हाँ, बड़े से बड़े लोग। हाँ, अब इंग्लैंड में जैसे 10-12 शहरों में गया, वहाँ मेयर बैठा, अंग्रेज पे मेयर, हाँ, उसको क्या हिंदी समझ में आती है, बिल्कुल लेकिन वो सही। बैठे रहते हैं बेचारे। हाँ, मेरी शाम हुई लंदन में, नेहरू सेंटर में, हाँ, 2.5 घंटे करीब वो रही चली। 30-40 तो वहाँ अंग्रेज बैठे होंगे, उनमें कुछ होंगे शायद उनको हिंदी से अनुराग कुछ हो, थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन 30-35 लोग तो वहाँ थे। अब उनको जो भी, लेकिन वो बैठे रहे पूरे टाइम पे। और उसमें कौन नहीं आया, बीबीसी के लोग, वो कौन सा एक रेडियो है जिसको फिल्म कहते हैं, वो उसका वो जो थे चलाने वाले वो बैठे हैं, वो बैठे, यानी पूरे लंदन का जो एक इलीट पूरा दिग्गज लोग वो सारे वहाँ बैठे। तो ये जादू है हिंदी कवि, और बढ़िया सुनते हैं। एक सज्जन को सुनाने लगे, जैसे यहाँ भारत में आदत है, जो चुटकुले फुटकुले सुनाते, वो खड़े हो गए बुजुर्ग, बोले बोले तो भाई हम यहाँ अच्छी कविता सुनने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अच्छी कविता सुनने के लिए देखिए, मतलब शब्दों के अंदर भाव है। जी जी जी। तो वो अच्छी कविता सुनते हैं, अच्छी सराहना देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, वो ऑडियंस बिल्कुल अलग होती है। तो गुरुजी, मतलब आप जिस तरह से आपने कहा कि भारत के अंदर बीकानेर आपका एक पसंदीदा शहर रहा, वो आपकी यादगार रही, आप आधा विश्व घूम चुके हैं, ऐसे ही भारत के तरह ही विदेश में आपका सबसे पसंदीदा जो देश रहा, वो कौन सा देश रहा जहाँ पे आपको, मतलब उसकी यादें आपके साथ अभी तक जुड़ी हैं और शायद जुड़ी रहेंगी? देखो, असल में हम लोग तो भाई नेचुरली जहाँ जी गए तो बड़ा स्वागत, सत्कार, सम्मान, प्यार, मोहब्बत, यही सब रहता है। उसको चुनना थोड़ा कठिन होता है। वेनेजुएला के अंदर, दुबई के अंदर आप प्रतिनिधि रहे हैं हिंदी कविता के। वेनेजुएला में तो मैं भारत से खैर अकेले ही गया था, जी, तो वहाँ का अनुभव, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव मिले तरह तरह के, लेकिन ये था कि वहाँ हम चूँकि वहाँ अंग्रेजी का नामो निशान नहीं था। जी, ये भी एक बड़ा वो भ्रम सही है ना बात। कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी कहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पोलैंड गया, वहाँ भी कोई अंग्रेजी नहीं, रूस गया, वहाँ भी कोई अंग्रेजी नहीं। जी, तो ये तो हमें मतलब भ्रम की सब जगह अंग्रेजी है। तो लेकिन उस नाते सोचे तो फिर इंग्लैंड को, जैसे ट्रिनिडाड, वहाँ तो भारतवंशी थे सारे, बहुत सारे लोग हैं वहाँ तो, हाँ। हाँ। तो वो बहुत प्यारा अनुभव था। हम सूरीनाम की बात करें, वहाँ भारतवंशी थे। मॉरिशस गए तो वहाँ से, मॉरिशस में तो आप ये देखो कि मैं, किसी ने बड़े प्यार से बुलाया, हम चले भी गए, हमारे पास समय था, हम चले गए, मैं और मेरी श्रीमती जी कवित्री ममता किरण, जी, वो भी जी, आमंत्रित थी, तो हम दोनों ही गए थे। जी, अब उसके घर तो हम चले गए कि भाई उसने बड़े प्यार से बुलाया। जी। जब घर जाते हैं तो भैया फोटो देखते हैं कि अरे उनके पिताजी तो वहाँ के मॉरिशस के मंत्री थे, किसी के तो वो कहाँ गवर्नर थे, ऐसे वहाँ 2-4 घरों में जिनमें गए, और इतनी सादगी से वो लोग रहते हैं। तो मॉरिशस के लोग इतना प्यार बांटते हैं कि वो भी, मैं कहता हूँ कि अब चुनना मुश्किल है कि हम किसको बेहतर बता दें, किसको बता दें। और हाँ, तो ये मतलब ये कठिन है इंग्लैंड में। अब कई जगह जैसे उतना समय नहीं था, मॉस्को गए तो उस तरह का समय ही नहीं मिला कि बाहर के उससे दुनिया से इंटरेक्ट कर पाते, तो कार्यक्रमों में ही सारी व्यस्तता रही। वेनेजुएला में भी जैसे मैंने बताया कि बस वो जहाँ प्रोग्राम थे तो इंटरप्रेटर महिला एक मिली थी, तो चलो हम चले गए, बाकी कहीं निकल ही नहीं सकते क्योंकि बाहर कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं है। तो वो सब तो नहीं, लेकिन हाँ ये 2-3 जो है, ट्रिनिडाड है, मॉरिशस है, सूरीनाम है, और इंग्लैंड। बेसिकली इंग्लैंड में तो आप सोचिए कि एक लिस्टर शहर में हम लोग थे, तो हमारे मित्र थे आगरा के कवि, तो कहते हैं वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, देख देख देख, एक अंग्रेज दिखा। मतलब ये सारी दुकानें भारतीयों की हो। तो वहाँ ऐसा है भी सही कि इतने भारतीय हैं, इतने और इतने प्यार से मिलते जुलते हैं। तो ये 2-3 जो देश हैं वो ज़्यादा थोड़ा। गुरुजी, शायद मुझे ऐसा लगता है, हम आप सभी देखने वालों को भी बताएं कि शायद ही आज ऐसा कोई सम्मान है जिस सम्मान से आपको ना नवाजा गया हो। आपका कोई इंटरव्यू, चाहे रेडियो की बात करें, टीवी की बात करें, समाचार पत्रों की बात करें, हर जगह है। आपने बड़े बड़े मंचों पर आपने कविता को पाठ किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक सम्मान, हम उस सम्मान की बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मेरी नज़र में वो सम्मान सबसे बड़ा है कि जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को भारत रत्न देने की घोषणा की गई और आपके जहन में एकदम से अचानक से आया कि आप उनको तुरंत फ़ोन कर दें, जबकि आपके मन में था कि शायद कोई और उठाएगा। तो हम चाहेंगे हमारे सुनने वाले जितने लोग हैं, ये थोड़ा सा उनको बताएं कि वो घटना क्या थी, क्योंकि मुझे लगता है इस सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं होगा। नहीं, वो ये तो बात है। देखिए वही हुआ कि नहीं, वो तो ये है, जो हमारे एक और थे ना, के आर नारायणन साहब, जैसे ही उनकी घोषणा की तो आकाशवाणी दिल्ली से हमारे राष्ट्रपति का शपथ लेने के पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया और वो हुआ जी। इस बात में तो हम लोग, मैं मतलब रहता था कि सबसे आगे हमें रहना चाहिए, सही बात है, सबसे आगे, और ऐसे ही हुआ है। सारे मीडिया में सबसे पहले आकाशवाणी दिल्ली। तो वही, जैसे ही मैंने सुबह सुबह न्यूज़ सुनी, सुबह 8 बजे, तो मैंने सुबह आते ही पहला काम ये किया ऑफिस में,
कि वो फ़ोन मिला दिया उनको। अब वही होता कि हमने सोचा कि कोई भाई कोई उठाएगा घर बिल्कुल पे सही बात है, राष्ट्रपति हैं। नमस्कार, दिस इज कलाम स्पीकिंग। यार एकदम से तो लगता है क्या बात करें, तो आदमी घबरा जाता है। उन्होंने कहा सर, बस बताया उनको कि आई वांटेड टू इंटरव्यू इन द नेशनल प्रोग्राम हिंदी। मिस्टर वाजपेयी, आई एम सॉरी, आई कांट स्पीक इन हिंदी, बट यू आर मोस्ट वेलकम, कम टू माई हाउस। वेयर डू यू? आप बताइए साहब। वो मैं यहाँ रहता हूँ, खुद बता रहे, भारत के जो राष्ट्रपति और भारत रत्न जिनको मिला है, वो कह रहे मैं ये फलां जगह वहाँ रहता हूँ और आप आइए कभी मिलिए। ये ऐसे लोग थे। और मैं तो 6 बार करीब उनसे मिलना हुआ। वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है और हर मतलब मुलाकात एक यादगार है। और मतलब बड़ा, एक जगह तो उन्होंने मुझे डांट लगाई थी, वो डांट भी बड़ी प्यारी। अच्छा। वही मतलब वो भारत के राष्ट्रपति तो नहीं थे, मतलब उसके बाद की बात है। डांट क्यों लगाई? एक बड़प्पन देखिए एक आदमी का। भाई मेरे मित्र हैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, उनकी पेंटिंग एग्जीबिशन था, वो इनॉग्रेट करने आ रहे थे। तो मैं डॉक्टर कलाम के बारे में, भाई मेरे लिए तो भाई वो फरिश्ते थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो मैं भाई आप क्या करोगे, जो चीफ गेस्ट है उसके बताओगे ना उस चीफ गेस्ट को। तो मैं कलाम साहब के बारे में बता रहा था। उनका नो, डोंट स्पीक अबाउट मी, स्पीक अबाउट द आर्टिस्ट। तो ये मीठे सबके सामने, तो ये मीठी सी डांट थी उनकी। बहुत ही प्यारे लोग। मतलब इस मामले में आकाशवाणी में मेरी जो सबसे बड़ी जिस उपलब्धि को मैं मानता हूँ वो यही, कितने सारे लोगों से, इतने बड़े बड़ी हस्तियों से मिलना हुआ। और किसका मैं कहूँ, मतलब इतने प्यारे प्यारे लोग, आप इतने बड़े बड़े नाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें, ज्ञानी जैल सिंह की बात करें, अटल जी की बात करें, किस किस की, मतलब जितने इतने प्यारे लोग। और सिनेमा में कम से कम भाई 40-50 लोगों से मैं बड़े हस्तियों से मिला। और वो कैसे, मतलब हमें दूर से लगता है भाई ये आकाश से उतरे लोग हैं बड़े से, और वो इतने प्यारे लोग। देवानंद साहब लाहौर हवाई अड्डे पे, उनका वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो बहुत जल्दी लेके पहुंच गया, मेरा वाला भी बहुत जल्दी लेके पहुंच गया। अब वो इतने बड़े, उसमें कोई था ही नहीं, मैं और देवानंद साहब। 20-25 मिनट हम लोग ऐसे गपशप करते रहे थे, जो कहते मेले में बिछड़ा भाई मिल गया। मैं देवानंद को खोजता रहा यार, 4 पीढ़ियाँ जिसकी दीवानी, उस देवानंद को खोज रहा था। अब वो इतनी इनफॉर्मल, इतनी आत्मीयता से बातचीत सब करना, देश भर की समस्याएं, उनके भीतर भी एक वो था जो पार्टी वार्टी बनाई थी उन्होंने। 20-25 मिनट सब डिस्कस करते रहे। अब मेरे मन में संकोच था यार, इतनी आत्मीयता से बात हो रही, कैसे। मैंने डायरी निकाली जेब से, मैंने कहा मेरे बेटे के लिए आप वो दे दीजिए, ऑटोग्राफ। बड़े प्यार से ऑटोग्राफ, बेटे के नाम बताइए, तो उनके बहाने से ऑटोग्राफ ले लिया। तो एक जब आप साथ बिल्कुल एक फ्रिक्वेंसी बेटे थोड़ा अटपटा हो जाता है, मतलब ना। तो मेरा तो कैसे, मतलब खयाम साहब, मैं तो सिंगर बनना चाहता, आप जो पता ही है। और खयाम साहब जैसा म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब मैं देखता था कि शुरू से, मतलब जब मैं विद्यार्थी जीवन की बात करूँ, मैं सो रहा हूँ और वो भजन आ रहा, मैं ग्वालियर अखबार में ये सो के उठ जाता, क्या भजन, बाप रे, वो पूरा। तो ऐसे खयाम साहब, और वो 8 मंजिल नीचे उतर के मुझे छोड़ने आ रहे हैं। मैं कह रहा खयाम साहब आप ये क्या कर रहे हो? खयाम साहब कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर आकाशवाणी नहीं होती हमें कौन जानता। और खयाम साहब के यहाँ मुझे लेके कौन जाता, अपनी गाड़ी से मन्ना डे साहब जाते, क्योंकि उनके इंटरव्यू में करते करते बहुत देर हो गई थी। तो बोले कैसे जाओगे? मैंने कहा बाहर से कुछ ले। अरे यहाँ बाबा कुछ नहीं मिलने का। ये बहुत पॉश इलाका था, अमिताभ बच्चन तब वहीं रहते थे। वो कौन सा इलाका? बोले कुछ नहीं मिलेगा, उनका ड्राइवर जा चुका था। 8 बजे रात की बात होगी, वो खुद गाड़ी निकालते हैं, खुद मुझे खयाम साहब के घर तक छोड़ के आते हैं। इतने प्यारे लोग, मतलब मैं किस किस की बात करूँ, आत्मीयता है। हाँ, बहुत बहुत इतना प्यार, उन्हीं से मैंने मतलब ये सब ग्रहण किया है। बड़ी इतने बड़े बड़े कलाकार, सिनेमा के हों, कहीं के हों, अब वो राष्ट्रपति जैसे लोग, और कितने मतलब वो, लेकिन व्यक्ति बड़े प्यारे। गुरुजब साहब, ये जब प्रोग्राम है, जैसे हमारे अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, आज भी मन में एक कवि या एक पत्रकार या एक कलाकार जिंदा है? हमेशा ही रहे, वरना मैं मर जाऊंगा। क्योंकि आजकल मतलब हम कलाकारी देख रहे हैं कि आप पत्रकारिता का एक अलग आपका रुझान रहा है, एक कवि का अलग है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि आज अब कई सारे मंचों पर आप गाने भी गाने लगे हैं। जहाँ मौका में वो तो बुनियादी था मामला मेरा, मतलब जो पूछते हैं आप वो पूरा नहीं कर पाए, गाना छूटता है, तो इसलिए कहीं मौका मिलता तो गा लेता हूँ। मतलब आज मतलब आपको लगता है कि जो उस समय आपको काम नहीं कर पाया वो इस समय पूरा कर लें? हाँ, मतलब देखो आगे जब जल बीच क्या हो ना, वो जल बीच मीन प्यासी,
अब आकाशवाणी दिल्ली में बैठे हैं जहाँ 40-40 में हमारे वो साजिंदे हैं भाई, ये सब हैं, अब वो भी टोकते रहते थे। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आकाशवाणी दिल्ली में मतलब 15 मिनट निकाल के वो जाके स्टूडियो में बैठ के कुछ सीख लेता। कितने लोग मुझे कहते रहे कि सर बैठो आप, पता चल अच्छा एक आध दफ़े मैंने बड़ा वो करके जाके बैठ भी गया, अच्छा चलो भाई बस करते हैं। और जैसे ही बैठे वो फ़ोन आ गया और डीजी साहब बुला रहे हैं, फलानी मीटिंग हो गई, भला हो गया, क्या करो, वो तो कह रहे हो कोई भी मतलब अब कोई नहीं बुला रहा, किसी का फोन नहीं आ रहा, तो इसलिए आपने सोचा ये काम आप कर लेते हैं। बहुत बात है। गुरु जी जाते जाते आपको आज इस समय कई लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ गुरु जी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए जो एक चाहते हैं कि शायद आने वाले समय के अंदर वो भी एक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बने, तो उस पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? नहीं ऐसा कुछ वो मेरे जैसा क्या बने तो मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, वो अगर उनके अंदर देखिए प्रतिभा है तो मतलब उनको, जैसे मेरे से हुआ कि भाई उस जिस तरह का परिवेश होता है कि भाई गायक बनना चाहिए, लेकिन हमने तो कोई म्यूज़िक नहीं सीखा, ना घर वालों से कभी कहा, संकोच में ही रहे, उस तरह के रहे। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको पर काम करिए, मेहनत करिए, उसको जाने मत दीजिए। ईश्वर ने सबको नई प्रतिभा दी होती है। नौकरी तो हर कोई कर सकता है भाई, आप कोर्स पास कर सकते हो, आप जॉब कर लोगे तो कोई नई बात नहीं। मैं जितने लोग कभी मुझे मिलते हैं कि मैंने कहा देखो भैया ये सब जो कोई और कर लेगा, आप तो इसमें आओ। सही बात है। मैंने उनको सबको टोक टाक के कि भाई तुम अपना गाना मत छोड़ो, अपना डांस मत छोड़ो, वो करो। तो मैं तो नई पीढ़ी को बस इतना ही कहूँगा, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये कहूँगा कि देखिए जो हमारा भारत है भाई, वो जिसको कहते हैं ना, वही जो मैंने बात की, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो जो हमारे भारत की जो विविधता है, देखिए इसी भारत में एक गोवा भी तो है, बिल्कुल सही बात है, इसी भारत में एक कश्मीर भी तो है, इसी में एक लक्षद्वीप भी है, इसी में एक सिक्किम भी है। तो इतनी विविधता हमारे देश में है, इसी मिज़ोरम भी है, नागालैंड भी है। तो ये जो कई प्रवृत्तियाँ इधर जो उभरी हैं, तो भाई वो जो है कहीं कहीं उस तरह के उन्माद या उस तरह के उससे बाहर आके एक इंसानियत की तरफ रहिए और एकता अपनी बना के रखिए। मैंने उसका आनंद लिया है। तो ये जो है ना, ये धर्मों के बंटवारे, इस तरह की चीज़ें, ये बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, बर्बादी की तरफ। सीधी सी बात है, कोई देश पनप नहीं सकता अगर उसके अंदर इस तरह के समाज में इस तरह का कोई मतलब भेद हैं या उस तरह के बंटवारे हैं। तरक्की वही करे कि जहाँ बड़ा अच्छा वातावरण है, प्यार मोहब्बत है, शांति है, अमन चैन है, तो उद्योग पनपेंगे और तरह तरह की चीज़ें पनपेंगे। तो भैया इस पे थोड़ा सा हमारी युवा पीढ़ी को ज़रा ध्यान देना चाहिए। भारत को भारत बना रहे। और मैं तो महसूस किया है उस गौरव को। वेनेजुएला जब मैं गया भाई, और परिचय होता था आपस में दुभाषियों के ज़रिए से, है तो अंग्रेज़ी जाने वाले दो ज़्यादा नहीं थे, 50 कवियों में 5-6 ही होंगे जो जिनकी अंग्रेज़ी, और 4-5 ऐसे थे जिनकी अंग्रेज़ी, उनकी बेहतर मेरी अंग्रेज़ी थी। पहली दफ़ा मुझे अपनी अंग्रेज़ी पे गर्व हुआ, मैं गांव का आदमी। तो वेनेजुएला में देखता, जब मैं मिलता था, वो किसी ने अपना नाम बताया, अपने देश का नाम बताया, मैंने बताया अपना नाम बताया, इंडिया बताया। इंडिया का नाम लेते ही तो वो ग्रेट कंट्री या इस तरह की बात आती थी। तो वाकई तो हम लोग, अगर हमारे देश को महान बताया गया, तो इसलिए महान बताया गया कि हमारे देश ने दुनिया को गौतम बुद्ध दिए हैं, महावीर स्वामी दिए हैं, गुरु नानक दिए हैं, महात्मा गांधी दिए हैं। तो वो जो गौरव है वो क्या है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, प्रेम, करुणा, मानवता, त्याग, परोपकार वगैरह वगैरह, तो यही हमारे जीवन मूल्य है। ये जिस दिन ख़त्म हो गए, भारत ख़त्म हो जाएगा। गुरु जी, इससे पहले हम आपको अनुमति कहें, हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ आपको हम सुनवाते हैं ज़रा सा। जिंदगी मुझको सुन रही हो क्या, तुम यकीनन ही जिंदगी हो क्या, क्यों तबाही है इतनी है कुदरत, खूब गुस्से से भर उठी हो क्या।
चांदनी ने ये धूप से पूछा, इस कदर आग दिल जली हो क्या, ऐसी आसत जहर की ये बारिश, नफरतों पर ही अब टिकी हो क्या। चीखती है जो हर घड़ी हर पल, दिल में बैठी वो खामोशी हो क्या। चीखती है जो हर घड़ी हर पल, दिल में बैठी वो खामोशी हो क्या। गुरुजी, जिंदगी मुझको आपकी गजल रही है और क्या बात। इस तो गजल को तीनों आपके लिए- में मैंने ये देखा, देखिए कि जो शब्द मैं कहना चाह रहा हूँ, जो शब्द में भाव है, वो पूरी तरह आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये, वरना वो आप कई धुनें ऐसी होती हैं कि वो शब्द है उसका कोई वो नहीं, मतलब उस तरह से निकल के नहीं आता। कैसा लगा ये गुरुजी हमारा बहुत सरप्राइज? बढ़िया, बहुत अपनी चीज़ को इस तरह सुनना तो वो एक अलग तरह का और इस अनुभव है। सरप्राइज का सारा जो क्रेडिट है हमारे यहाँ पर अमित कुमार जी हैं और अमित जी को वरिष्ठ बहुत- पत्रकार हैं, और अच्छा। ये सारा धन्यवाद उनको जाता है क्योंकि उन्होंने आपकी जो इस गज़ल को उन्होंने संगीत के अंदर जो पिरोया, बेसिकली जो उन्होंने काम किया इस पे, और मुझे लगा था गुरुजी को शायद सबसे अच्छा सरप्राइज यही वाला होगा बहुत कि आपकी गज़लों पे गीत अब इस तरह से वो जो एक रोमांटिक नंबर जो बन रहे जी। हैं वो इस तरह से बने हैं। और गुरुजी आज आप स्टूडियो के अंदर आए और आपसे बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छा लगा होगा और हमारे देखने वाले अब सभी लोगों को अच्छा लगा होगा कि आज का जो एक ये खास कार्यक्रम रहा कि हम जिसकी शुरुआत हम सीज़न नंबर 7 की करने वाले हैं। जब आप देखेंगे जो 7 नंबर है ना, जैसे बनता है, इस 7 नंबर को देखेंगे, सीज़न नंबर 7 है, 6 में आपने बहुत बेशुमार आपने प्यार दिया है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। लगातार देखते रहिए और महसूस कीजिए अपने आप को कि आप जिन लोगों से मिल रहे हैं वो यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। अब आगे आने वाला जो सफ़र है वो शायद आपका भी हो सकता है। तो देखते रहिए द